हे, तुम क्या चाहती हो? कहाँ जा रही हो? सुंदरी, हमारे साथ कुछ पियो। रात में अकेले बाहर घूमना खतरनाक है। मुंबई के अंधेरी इलाके के पीछे एक तंग गली में देर रात दो नशे में धुत गुंडों ने एक अकेली महिला को रोका। माफ करना, कृपया रास्ते से हट जाओ, उस महिला ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन वे गुंडे और भी आकर्षित हो गए। वाह, क्या आवाज है! आप क्या काम करती हैं मैडम? तुमने सुना नहीं? मैंने कहा रास्ते से हट जाओ। जैसे ही एक गुंडे ने महिला का हाथ पकड़ने की कोशिश की, एक चटकने की आवाज आई। तुम्हारा गंदा हाथ। पलक झपकते ही गुंडे की टूटी कलाई की आवाज गली में गूंज गई। आह, यह क्या है? उस महिला ने बर्फीली ठंडक के साथ दूसरे गुंडे की गर्दन पकड़ ली। फिर कभी किसी अनजान महिला को छूना मत, समझे? हाँ, आप कौन हैं? गुंडे ने कांपती हुई आवाज में पूछा। महिला हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान ठंडी और भयानक थी। कभी कभी जो लोग बाहर से साधारण दिखते हैं, वे वास्तव में। आप यह कहानी कहाँ सुन रहे हैं? घर पर या यात्रा के दौरान? हमें कमेंट्स में बताएं। बस एक लाइक और कमेंट करें। ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे। बॉस, वह औरत बहुत अजीब थी, है ना? गली के कोने में दोनों गुंडे डर से दुबके हुए थे। एक की कलाई नीली पड़कर सूज गई थी। अजीब नहीं, पागल थी। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने ऐसी औरत नहीं देखी। शश, धीरे बोलो, क्या पता वह अभी भी यहीं कहीं हो। दोनों ने घबराकर चारों ओर देखा, डर से कांप रहे थे। उस महिला ने जो दिखाया था वह सिर्फ साधारण आत्मरक्षा नहीं थी। रमेश अपनी कलाई पकड़कर कराह रहा था। उफ, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है अस्पताल जाना पड़ेगा। कैसा अस्पताल? वहां क्या समझाओगे कि एक औरत ने पीटा तो फिर क्या करें? इसे ऐसे ही छोड़ दें? सुरेश ने एक सिगरेट निकाली और जलाई। अरे वैसे क्या यह सिर्फ मेरा वहम है या उस औरत को कहीं देखा है? कहां? पता नहीं। मुझे यकीन है कि मैंने उसे कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। रमेश दर्द सहते हुए सिर खुजलाने लगा। कहीं वह वही औरत तो नहीं जिसे हमने पहले छेड़ा था? नहीं, वैसी नहीं, कुछ और। अचानक सुरेश ने अपनी उंगलियां चटकाईं। आह, कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, यह नहीं हो सकता। क्या? बताओ तो। नहीं, कुछ नहीं। लेकिन सुरेश का चेहरा और भी पीला पड़ गया था। उसने अपनी जेब से फोन निकालते समय उसके हाथ कांप रहे थे। किसे फोन कर रहे हो? 1 मिनट। सुरेश ने कुछ नंबर डायल किए। हेलो जग्गू भाई। हाँ भाई, माफ करना इतनी रात को परेशान किया। अरे सुरेश, क्या हुआ? वो भाई, आपने दूसरे गैंग के नए बॉस के बारे में कोई अफवाह सुनी है? नहीं। फोन के दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। तुम यह क्या कह रहे हो? बस ऐसे ही पूछ रहा था। सुनो भाई, ऐसी बातों के बारे में जानने की कोशिश मत करो और फोन पर कभी मत बात करो, समझे? माफ करना भाई, अब सीधे घर जाओ और सो जाओ, समझे? टूट टूट टूट। फोन कट गया। सुरेश अपने फोन को घूर रहा था। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। अरे हुआ क्या है बॉस? नया बॉस कौन? रमेश ने जोर देकर पूछा। कुछ नहीं, ठीक से बताओ। अगर मैंने बताया तो हम दोनों मारे जाएंगे। 3 दिन बाद मुंबई के केंद्र में एक लग्जरी होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक मीटिंग रूम में। सज्जनों, आज एक महत्वपूर्ण घोषणा है। एक अच्छी तरह से तैयार अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गंभीर चेहरे से कहा। कमरा संगठन के शीर्ष अधिकारियों से भरा हुआ था। आखिरकार हम अपने नए बॉस का स्वागत करने जा रहे हैं। कौन है वह? क्या वह वही है जो कहते हैं पुणे से आया है? कमरे में फुसफुसाहट भर गई। उसी समय मीटिंग रूम का दरवाजा खुला। अंदर एक 30 साल की बहुत ही फैशनेबल महिला आई। उसने एक काला सूट और ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे। उसके पूरे शरीर से एक ठंडी करिश्मा झलक रही थी। कमरा तुरंत शांत हो गया। नमस्ते, मैं आरवी सिंह हूं। उस महिला ने शांति से अभिवादन किया, लेकिन शीर्ष अधिकारियों के चेहरे पर अत्यधिक भ्रम की स्थिति थी। 1 मिनट रुको, एक महिला बॉस बनेगी? उनमें से एक ने सावधानी से पूछा। अगर मैं एक महिला हूं तो क्या कोई समस्या है? आरवी की आवाज बर्फीली थी। ऐसा नहीं है, बस यह पहली बार है। पहली बार क्या? आरवी ने अपनी नजरें पूरे कमरे में घुमाई। जहां भी उसकी आंखें जाती, लोग सिर झुका लेते। मैंने सुना है कि मेरे पिता के निधन के बाद यह संगठन अस्थिर हो गया है। हाँ मैडम, अब से सब कुछ अलग होगा, मैं इसकी गारंटी देती हूं। एक शीर्ष अधिकारी ने हाथ उठाया। बॉस, माफ करना अगर मैं असभ्य हो रहा हूं, लेकिन आपके अनुभव के बारे में। अनुभव? आरवी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक भयानक आभा थी।
मैंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से स्नातक किया है और न्यूयॉर्क में 5 साल तक एक व्यवसाय चलाया है। क्या यह पर्याप्त नहीं है? उस तरह का अनुभव नहीं। मेरा मतलब है इस क्षेत्र में। आरवी ने अपने हाथ मेज पर रखे और आगे की ओर झुकी। क्या आपका मतलब 3 दिन पहले बांद्रा के पीछे वाली गली की घटना से है? तुरंत मीटिंग रूम की हवा जम सी गई। आपका क्या मतलब है? रमेश, सुरेश, क्या आपने ये नाम सुने हैं? एक शीर्ष अधिकारी का चेहरा पीला पड़ गया। क्या आप उन्हें जानते हैं? वे हमारे प्रतिद्वंद्वी समूह के सदस्य हैं, है ना? लेकिन अजीब बात है, कुछ दिनों से वे बिना किसी निशान के गायब हैं। आरवी धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई। लगता है कि उनकी किसी से झड़प हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं, बॉस? आप? हाँ, वह मैं थी। मीटिंग रूम फिर से शांत हो गया। सभी शीर्ष अधिकारी आरवी को एक अलग नजर से देखने लगे। अब से हमारे संगठन में कमजोरों पर अत्याचार नाम की कोई चीज नहीं होगी। खासकर मैं महिलाओं के साथ किसी भी तरह के बुरे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूंगी। समझे? समझ गए बॉस? एक शीर्ष अधिकारी ने गहरा सिर झुकाया। लेकिन बॉस, अगर दूसरे संगठनों से कोई हरकत हुई तो? दूसरे संगठन? हाँ, चेंबूर का समूह जिसका नेतृत्व प्रताप करता है, हाल ही में हम पर नजर रख रहा है। आरवी की आंखों की चमक तेज हो गई। प्रताप? वह व्यक्ति जो मेरे पिता के अंतिम संस्कार में आया था, है ना? सही कहा मैडम। दिलचस्प यह जानने के बाद कि बॉस एक महिला है, वह और भी खुलकर सामने आ रहा है। हाँ, आरवी ने अपनी उंगलियां मेज पर थपथपाईं। तो फिर लगता है कि मैं जल्द ही उससे मिलूंगी। उसी समय किसी ने मीटिंग रूम का दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ बॉस, एक जरूरी संदेश है। क्या है? चेंबूर समूह ने कल मिलने के लिए बुलाया है। आरवी सार्थक रूप से मुस्कुराई। काफी तेज हरकत है। ठीक है, हम उससे मिलेंगे। यह कैसी मुलाकात होगी? अगली शाम धारावी के एक पुराने चीनी रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर। बॉस, क्या यहां मिलना वाकई ठीक है? यह हमारा इलाका नहीं है, प्रताप के एक आदमी ने चिंता से कहा। शांत रहो, यह अच्छा है क्योंकि यह एक तटस्थ क्षेत्र है। प्रताप ने अपनी सिगरेट का कश लिया। वह 40 के दशक के मध्य का व्यक्ति था और इस दुनिया में 20 से अधिक वर्षों से था। लेकिन कहते हैं कि वह श्री सूर्य की बेटी है। कहीं उसके पास कोई छिपा हुआ त्रुप का पत्ता तो नहीं? सूर्य मर चुका है, इसीलिए सब कुछ खत्म हो गया है। वैसे भी कौन सी औरत एक संगठन का नेतृत्व कर सकती है? प्रताप ने मजाक में हंसा। आज मैं उसे एक सबक सिखाऊंगा। नीचे से कदमों की आवाज सुनाई दी। थक थक थक, ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज। वह आ गई। प्रताप खड़ा हो गया। दरवाजा खुला और आरवी अंदर आई। वह बिना किसी अंगरक्षक के अकेली आई थी। ओह, अकेले आई हो? क्या कोई समस्या है? आरवी शांति से बैठ गई। बेशक समस्या है। इस तरह की बैठक में अकेले आना? क्या तुम पागल हो? क्योंकि मुझे लगा कि इसकी जरूरत नहीं है। प्रताप के आदमी फुसफुसाने लगे। यह औरत क्या सोच रही है? सच में भोली है। प्रताप ने हाथ उठाकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। ठीक है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। मिस आरवी, मुझे बॉस बुलाओ। बॉस? हाँ हाँ। प्रताप जोर जोर से हंसा। उसके आदमी भी हंसने लगे। माफ करना, मुझे कभी किसी औरत को बॉस कहना नहीं सिखाया गया। तो आज तुम सीख जाओगे। आरवी की आवाज ठंडी बनी रही। वाह, तुम बहुत बहादुर हो। प्रताप ने मेज पर हाथ मारा। ठीक है, मैं साफ कर दूं, पूरा दक्षिण मुंबई हमारा इलाका है, इसलिए दखल देने की कोशिश मत करना। मैं मना करती हूं। क्या? यह वह इलाका है जिसे मेरे पिता ने 30 साल तक बचाया है। मैं इसका 1 इंच भी नहीं छोड़ूंगी। प्रताप का चेहरा लाल हो गया। हे, तुम मुझे कम समझ रही हो, है ना? कम समझना नहीं बल्कि तथ्य बता रही हूं। उसी समय प्रताप का फोन बजा। 1 मिनट। उसने फोन उठाया। हेलो, तुमने अभी क्या कहा? अचानक प्रताप का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें यकीन है? आरवी चुपचाप देखती रही। ठीक है, बाद में फोन करना। प्रताप ने फोन बंद कर दिया और आरवी को तीखी नजरों से देखा। अभी मुख्यालय से फोन आया था। क्या हुआ? मेरे 2 आदमी अस्पताल में भर्ती हैं। कहते हैं कुछ दिन पहले उनकी पिटाई हुई थी। आरवी मुस्कुराई। ओह, उस बारे में? वह मैंने किया था। तुमने किया? तुरंत प्रताप के आदमी खड़े हो गए, लेकिन प्रताप ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। रुको, तुमने कहा कि तुमने यह अकेले किया। क्या आपको सुनने में कोई दिक्कत है? 2 लोग अकेले, 1 औरत। लिंग को बीच में क्यों लाना है? प्रताप ने आरवी को फिर से देखा, पहली बार थोड़ी अलग नजर से। दिलचस्प। तो फिर तुमने यहां भी कुछ तैयारी कर रखी होगी। तैयारी? आरवी ने अपने बैग से कुछ निकाला।
प्रताप के आदमी तनाव में आ गए, लेकिन जो निकला वह एक विजिटिंग कार्ड था। यह मेरा विजिटिंग कार्ड है, जब भी जरूरत हो मुझे फोन करना। प्रताप ने अविश्वास का भाव दिखाया। यह औरत सच में अजीब है। अचानक नीचे से शोर की आवाज आई। गदब। सबने नीचे देखा। वह क्या था? प्रताप का एक आदमी जांच करने के लिए नीचे गया। कुछ ही देर में वह सीढ़ियां चढ़कर वापस आया। बॉस, नीचे अजीब है। कैसा अजीब? सब लोग बेहोश हैं। प्रताप अचानक खड़ा हो गया। क्या कहा तुमने? मुझे नहीं पता बॉस, वे बस फर्श पर पड़े हैं। आरवी भी खड़ी हो गई। क्या गैस लीक हो सकती है? नहीं, कोई गंध नहीं है। उसी समय नीचे से कदमों की आवाज सुनाई दी। धीमी चाल, टुक टुक टुक। प्रताप ने अपने आदमियों को इशारा किया। तुम लोग नीचे जाकर जांच करो। ठीक है बॉस। उसके 3 आदमी सावधानी से नीचे उतरे, लेकिन कुछ ही देर बाद एक अजीब आवाज आई। अरे, आप क्या चाहते हैं? यहां क्यों? और अचानक गदब गदब, फिर से कुछ गिरने की आवाज। प्रताप और आरवी ने एक दूसरे को देखा। कहीं यह तुम्हारा काम तो नहीं? मुझे भी नहीं पता। आरवी की आवाज थोड़ी भ्रमित थी। उसी समय किसी के धीरे धीरे और भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आई। टुक टुक। प्रताप ने अपना हाथ अपनी जेब में डाला। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस कदमों की आवाज जो और करीब आती जा रही थी। आखिरकार दरवाजा खुला। अंदर एक लगभग 60 साल का बूढ़ा आदमी आया, जिसका पहनावा मैला कुचैला था। उसने एक पुरानी स्पोर्ट्स टी शर्ट और चप्पलें पहनी हुई थीं। माफ करना, उस बूढ़े आदमी ने विनम्रता से कहा। आप कौन हैं? प्रताप ने सतर्कता से पूछा। ओह, मैं हरि हूं। मेरी बगल की गली में एक ठेला है। ठेला? हाँ, यह ऊपर की मंजिल बहुत शोर कर रही है। तो श्री हरि ने चारों ओर देखा। क्या यहां कोई लड़ाई हो रही है? प्रताप ने अविश्वास का चेहरा बनाया। श्रीमान, क्या आपको पता है कि अभी स्थिति कैसी है? मुझे ठीक से नहीं पता। मैं बस यह कहने आया था कि कृपया शोर न करें। शोर न करें, प्रताप हंसा। श्रीमान, यह एक खतरनाक जगह है। बेहतर होगा कि आप जल्दी से नीचे चले जाएं। खतरनाक? मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। उसी समय आरवी ने श्री हरि को और करीब से देखा। उसके मैले कुचैले रूप के पीछे कुछ अजीब था। उसकी आंखों में एक तीखी चमक थी और उसके खड़े होने का तरीका। श्रीमान, क्या आप कभी सेना में थे? श्री हरि ने आरवी को देखा। हाँ, बहुत पहले। कहां? बस एक सामान्य जगह पर। प्रताप चिढ़ने लगा। हे, यह सैन्य सेवा के बारे में बात करने का समय नहीं है श्रीमान। जल्दी से बाहर निकलो। लेकिन जो लोग नीचे बेहोश हैं, उनका क्या? क्या? हाँ, नीचे बहुत से लोग पड़े हैं। प्रताप का चेहरा सख्त हो गया। क्या यह आपका काम है? मैंने कुछ नहीं किया। श्री हरि ने एक भोला भाला चेहरा बनाया। मैं बस गुजर रहा था। वे पहले से ही वहां पड़े थे। आरवी आगे बढ़ी। श्रीमान, क्या आप वाकई सुनिश्चित हैं कि आपने कुछ नहीं किया? बेशक, मैं बस एक साधारण ठेला विक्रेता हूं। लेकिन आरवी की आंखों में एक विश्वास था। यह बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी साधारण नहीं था। तो फिर श्री प्रताप के आदमी भी वापस क्यों नहीं आए? वाह, मुझे भी नहीं पता। प्रताप ने अपना फोन निकाला। विक्की, फोन उठाओ। लेकिन किसी ने नहीं उठाया। अजीब है। उसी समय श्री हरि ने कहा, क्या इस तरह की समस्या के लिए आप पुलिस को बुलाएंगे? पुलिस? हाँ, क्योंकि बहुत से लोग बेहोश हैं। क्या हमें रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए? प्रताप और आरवी ने एक ही बात सोची। यह बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी साधारण नहीं था। पुलिस परेशानी खड़ी करेगी। प्रताप ने श्री हरि को घूरते हुए कहा। श्रीमान, यह आखिरी चेतावनी है। जल्दी से बाहर निकलो। लेकिन वैसे श्री हरि ने धीरे धीरे कमरे के चारों ओर देखा। यह इमारत पहले श्री सूर्य की थी, है ना? तुरंत आरवी की आंखें फैल गईं। आपको कैसे पता? मैं पहले यहां काम करता था। काम करते थे? श्री हरि ने आरवी को ध्यान से देखा। आप श्री सूर्य की बेटी हैं? हाँ, तो क्या? आप बिल्कुल अपने दिवंगत पिता की तरह दिखती हैं। प्रताप ने बीच में टोका। श्रीमान, यह पुरानी यादें ताजा करने का समय नहीं है। लेकिन श्री हरि ने प्रताप को नजरअंदाज किया और सिर्फ आरवी को देखता रहा। आपके दिवंगत पिता अक्सर बताते थे कि उनकी बेटी विदेश में पढ़ रही है। आप मेरे पिता को जानते थे? कह सकते हैं। आरवी और करीब आई। कब से? बहुत समय से, लगभग 30 साल पहले। प्रताप अचानक खड़ा हो गया। यह क्या बकवास है? 30 साल पुरानी कहानी। श्रीमान, अगर आप बाहर नहीं निकले तो। उसी समय श्री हरि ने प्रताप को देखा। तुरंत प्रताप चुप हो गया। श्री हरि की आंखों की चमक पूरी तरह बदल गई थी।
नौजवान, जब बड़े बात कर रहे हों तो बेहतर है कि तुम चुप रहो, यह शिष्टाचार है। क्या कहा तुमने? प्रताप हैरान था। वह बूढ़ा आदमी जो पहले भोला भाला लग रहा था, अचानक उसकी आभा बदल गई थी। मैं जानना चाहती हूं कि आप मेरे पिता को कैसे जानते थे? आरवी ने पूछा। हम सेना में एक ही बैच के थे। एक ही बैच के? हमने कोबरा फोर्स में एक साथ सेवा की थी। आरवी की आंखें चमक उठीं। कोबरा फोर्स? हाँ, तुम्हारे पिता एक बहुत महान व्यक्ति थे। श्रीहरि की आवाज में एक ईमानदारी थी। सेवानिवृत्ति के बाद भी हम कभी कभी संपर्क में रहते थे। तो आप यह भी जानते हैं कि मेरे पिता का निधन हो गया, इसीलिए मैं यहां आया हूं। प्रताप को लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक मिनट रुको, तो आपका यहां आना कोई संयोग नहीं था? श्रीहरि ने प्रताप को फिर से देखा। बेशक यह संयोग नहीं था। क्या? मेरे दोस्त की बेटी खतरे में है, क्या मैं चुप रह सकता हूं? आरवी हैरान थी। मैं खतरे में हूं? क्या तुम्हें नहीं पता कि आज की बैठक खतरनाक है? श्रीहरि ने प्रताप की ओर इशारा किया। क्या तुम्हें लगता है कि यह आदमी शांति से चर्चा करने आया है? प्रताप का चेहरा लाल होने लगा। हे बुढ़े, बकवास मत करो। बकवास? श्रीहरि मुस्कुराए, एक भयानक मुस्कान। क्या तुम्हें पता है कि नीचे जो लोग पड़े हैं वे कौन हैं? वे लोग हैं जिन्हें तुम लाए थे, चर्चा करने के लिए नहीं, बल्कि डराने धमकाने के लिए। प्रताप के पास शब्द नहीं थे। उसका अनुमान बिल्कुल सही था। कैसे? मैंने इस दुनिया को 30 साल से देखा है, मैं सब कुछ जानता हूं। आरवी ने श्रीहरि को एक नई नजर से देखा। नीचे के लोग बस थोड़ी देर के लिए सो रहे हैं, उन्हें कोई चोट नहीं आई है। अकेले? यह कोई मुश्किल काम नहीं था। प्रताप एक कदम पीछे हट गया। तुम असल में कौन हो? बस एक ठेला बेचने वाला बूढ़ा आदमी। श्रीहरि ने फिर से एक भोला भाला चेहरा बनाया। लेकिन अगर मेरे पुराने दोस्त की बेटी खतरे में हो तो मैं चुप नहीं रह सकता। उसी समय श्रीहरि का फोन बजा। 1 मिनट। उसने फोन उठाया। हेलो। हाँ, डीसीपी साहब। आरवी और प्रताप ने एक दूसरे को देखा। डीसीपी? मैं कहां हूं? धारावी में। ठीक है, मैं तुरंत वहां आता हूं। श्रीहरि ने फोन बंद कर दिया। माफ करना, एक जरूरी काम आ गया। किसका फोन था? आरवी ने पूछा। पुलिस स्टेशन से। मैं कभी कभी उनकी मदद करता हूं। मदद? किस काम में? हाँ, ऐसे ही मामलों में। प्रताप के रोंगटे खड़े हो गए। इस बूढ़े आदमी की पहचान और भी रहस्यमय होती जा रही थी। तो मैं अब चलता हूं। जब श्रीहरि उठने वाले थे, 1 मिनट रुको, आरवी ने बुलाया। श्रीमान, क्या आप सच में संयोग से आए हैं? आपका क्या मतलब है मैडम? आपने कहा कि आप सेना में मेरे पिता के दोस्त थे, तो आप जरूर जानते होंगे कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई। श्रीहरि का भाव सख्त हो गया। उनकी हत्या हुई थी। क्या किसी ने इसकी योजना बनाई थी? प्रताप कान लगाकर सुनने लगा। यह एक ऐसी कहानी थी जो उसने पहली बार सुनी थी। आप भी यह सच जानते हैं, है ना? श्रीहरि ने जवाब नहीं दिया। इसीलिए आप मुझ पर नजर रख रहे थे, है ना? आरवी। अचानक श्रीहरि ने उसका नाम बदल दिया। अब औपचारिक संबोधन का उपयोग नहीं कर रहे थे। क्या? जब तुम छोटी थीं, तुम्हारे पिता अक्सर तुम्हारी तस्वीरें दिखाते थे, कहते थे कि तुम अमेरिका में पढ़ रही हो। आरवी की आंखें फैल गईं। आप सच में मेरे पिता को जानते हैं? 30 से अधिक वर्षों से वह मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह थे। प्रताप ने बीच में टोका। यह क्या पारिवारिक पुनर्मिलन चल रहा है? मैं अभी भी यहां हूं। श्रीहरि ने प्रताप को तीखी नजरों से देखा। नौजवान, बड़ों के मामले में दखल मत दो, तुम मारे जा सकते हो। यह बुढ़ा सच में। जब प्रताप उठने वाला था, श्रीहरि आगे बढ़े। तुरंत प्रताप जम गया। एक खतरनाक आभा महसूस कर रहा था। बैठ जाओ, श्रीहरि ने धीरे धीरे लेकिन धमकी भरे लहजे में कहा। प्रताप वापस बैठ गया। आरवी, तुम्हारा आज यहां आना बहुत खतरनाक था। खतरनाक? आरवी ने प्रताप को देखा। क्या यह आदमी कुछ योजना बना रहा था? उसने नीचे अपने लोगों को तैयार कर रखा है। क्या? आरवी ने प्रताप को तीखी नजरों से देखा। क्या आपने नहीं कहा था कि यह एक शांतिपूर्ण चर्चा है? यह बस सावधानी के लिए था। सावधानी? आरवी की आवाज ठंडी हो गई। चर्चा करने आए व्यक्ति को सेना क्यों तैयार करनी चाहिए? श्रीहरि ने प्रताप से कहा। ईमानदारी से बताओ, आज तुम्हारी क्या योजना थी? क्या योजना? मैंने तुम्हारे आदमियों से नीचे सुना, वे बस एक संकेत का इंतजार कर रहे थे। प्रताप का चेहरा पीला पड़ गया। कैसे? मैंने कहा था ना, मैंने इस दुनिया को 30 साल से देखा है। श्रीहरि ने आरवी को देखा। आरवी, यह आदमी तुम्हें डराने धमकाने का इरादा रखता था। बातचीत नहीं, बल्कि धमकी। आरवी ने प्रताप को फिर से देखा, इस बार बिल्कुल ठंडी नजरों से। नहीं, सच में ऐसा नहीं था। तो नीचे वे लोग क्या हैं?
दर्शक, प्रताप के पास कहने को कुछ नहीं था। उसकी योजना पूरी तरह से उजागर हो गई थी। श्री प्रताप, आरवी धीरे धीरे खड़ी हुई। लगता है आपने मुझे एक महिला होने के कारण कम आंका। मैंने कहा था ना, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या? बस यह सुनिश्चित करने के लिए। आरवी प्रताप के पास आई। आपको लगा कि मैं डर के मारे झुक जाऊंगी, है ना? ऐसा फिर मत करना, अगली बार मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। प्रताप एक कदम पीछे हट गया। आरवी की आंखों की चमक देखकर डर गया। उसी समय श्रीहरि ने कहा, आरवी, सावधान रहना। इस तरह के लोग एक बार अपमानित होने पर और भी धूर्त हो जाते हैं, मैं जानती हूं। और श्रीहरि एक पल के लिए हिचकिचाए। तुम्हारे पिता का हत्यारा तुम्हें अभी तक नहीं मिला, है ना? आरवी का भाव सख्त हो गया। नहीं, सावधान रहना, वे शायद अभी भी तुम्हारे आसपास हैं। प्रताप अचानक दिलचस्पी लेने लगा। रुको, श्री सूर्य की हत्या हुई थी? आरवी और श्रीहरि ने एक साथ प्रताप को देखा। क्यों, क्या तुम कुछ जानते हो? नहीं, बस। तो उनकी मौत कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी। श्रीहरि ने प्रताप को शक की निगाह से देखा। कहीं तुम... उसी समय प्रताप का फोन बजा। 1 मिनट। उसने फोन उठाया। हेलो, तुमने अभी क्या कहा? प्रताप का चेहरा और भी सख्त हो गया। तुम्हें यकीन है? क्या हुआ? आरवी ने पूछा। प्रताप ने फोन बंद कर दिया और सबको देखा। पुलिस हमारे मुख्यालय पर छापा मार रही है। प्रताप के शब्दों ने कमरे का माहौल तुरंत तनावपूर्ण कर दिया। क्या तलाशी का वारंट है? आरवी ने तीखेपन से पूछा। लगता तो यही है, कहते हैं वे अचानक आए। प्रताप ने फिर से फोन किया। हेलो, मैनेजर वर्मा, स्थिति कैसी है? बॉस, यहां सब कुछ गड़बड़ है। क्राइम ब्रांच की टीम आई और सारे दस्तावेज खंगाल रही है। फोन के दूसरी तरफ से शोर की आवाज आ रही थी। आरोप क्या है? एक BX सैनज वर्मा के साथ में 16 की बच्चे, कहते हैं संगठित अपराध से संबंधित है। लेकिन अजीब बात है बॉस। अजीब क्यों? वे सिर्फ हमारे मुख्यालय पर छापा नहीं मार रहे हैं बॉस, आरवी के मुख्यालय पर भी एक साथ छापा मारा गया है। आरवी अचानक खड़ी हो गई। क्या कहा तुमने? प्रताप ने आरवी को देखा। लगता है तुम्हारी तरफ भी छापा पड़ा है। उसी समय आरवी का फोन बजा। बॉस, खतरा है। क्या हुआ? पुलिस हमारे ऑफिस पर छापा मार रही है। अचानक तलाशी वारंट लेकर आए। तुम अभी कहां हो? हम पहले ही बाहर निकल गए, लेकिन जो भाई अंदर थे वे सब पकड़े गए। आरवी का चेहरा सख्त हो गया। आरोप क्या है? आतंकवाद और संगठित अपराध निवारण अधिनियम का उल्लंघन। लेकिन बॉस, एक और बड़ी समस्या है। क्या है? कमिश्नर भाटिया खुद इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। आरवी ने श्रीहरि को देखा। उसने यह नाम तब सुना था जब श्रीहरि ने फोन उठाया था। कमिश्नर भाटिया। श्रीहरि का भाव गंभीर लग रहा था। कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? भाटिया इस तरह काम करने वाला आदमी नहीं है। प्रताप ने बीच में टोका। तुम भाटिया को जानते हो? बहुत अच्छी तरह से। श्रीहरि खिड़की के पास गए। वह कमीना कुछ योजना बना रहा है। आपका क्या मतलब है? आरवी ने पूछा। भाटिया साफ सुथरा होने का नाटक करता है, लेकिन असल में... उसी समय नीचे से तेजी से कदमों की आवाज आई। कुछ लोग सीढ़ियां चढ़ रहे थे। हम पकड़े गए, प्रताप चिल्लाया। श्रीहरि तेजी से दरवाजे की ओर बढ़े। आरवी, मेरे पीछे। श्रीमान, बाद में समझाऊंगा। मेरे पीछे आओ, मैंने कहा। टुक टुक टुक, कदमों की आवाज और करीब आ गई। पुलिस, दरवाजा खोलो। श्रीहरि ने प्रताप पर चिल्लाया। क्या कोई पिछला दरवाजा है? नहीं, लेकिन एक खिड़की है। यह दूसरी मंजिल है। हम कूद जाएंगे। श्रीहरि ने खिड़की खोली। नीचे एक तंग गली थी। ऊंचाई बहुत डरावनी नहीं थी। काफी है। क्या काफी है? उसी समय दरवाजा तोड़ा गया। क्रैक। पूरी तरह से सशस्त्र पुलिस अंदर घुस आई। हिलो मत, हाथ ऊपर। लेकिन श्रीहरि पहले ही हरकत में आ चुके थे। पलक झपकते ही उन्होंने सबसे आगे वाले पुलिसकर्मी से हथियार छीन लिया और उसे बेबस कर दिया। आह! दूसरे पुलिसकर्मी हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक बूढ़ा आदमी इतना तेज हो सकता है। आरवी, खिड़की से, जल्दी। आरवी खिड़की की ओर भागी। प्रताप उसके पीछे पीछे, पुलिस को रोके हुए। श्रीहरि चिल्लाए, तुम लोग पहले जाओ, मैं पीछे आता हूं। आरवी खिड़की से बाहर कूद गई। उसके बाद प्रताप, वह बुढ़ा कौन है? उसे पकड़ो। लेकिन श्रीहरि पहले ही खिड़की की ओर बढ़ चुके थे। उन्होंने पुलिस की ओर मुड़कर कहा, भाटिया से कह देना, खेल अभी शुरू हुआ है। फिर वह बाहर कूद गया। गली में आरवी और प्रताप उसका इंतजार कर रहे थे। श्रीमान, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, जल्दी से यहां से निकलो। वे तीनों गली में भागने लगे।
पीछे से पुलिस की चीखें सुनाई दी। वे भाग गए। पीछा करने वाली टीम भेजो, कमिश्नर भाटिया को रिपोर्ट करो। भागते हुए प्रताप ने पूछा, हे, असल में हो क्या रहा है? श्रीहरि ने जवाब दिया, कोई हमें लड़ा रहा है। हमें लड़ा रहा है। 2 संगठनों पर एक साथ छापा मारना अजीब है ना? आरवी ने सिर हिलाया। सही है, लगता है कोई चाहता है कि हम आपस में लड़ें। तो कौन? प्रताप ने पूछा। श्रीहरि एक पल के लिए रुके। भाटिया संदिग्ध है। पुलिस क्यों? क्योंकि वह पुलिस है, इसलिए वह और भी खतरनाक है। दूर से सायरन की आवाज और करीब आती जा रही थी। हमें पहले किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। श्रीहरि ने रास्ता दिखाते हुए कहा। कहां? मैं एक जगह जानता हूं। वे तीनों तंग गलियों के लैबिरिंथ में गायब हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। यहां श्रीहरि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट क्षेत्र में एक पुराने कंटेनर गोदाम के सामने रुके। यह कहां है? प्रताप ने हांफते हुए पूछा। सुरक्षित जगह। श्रीहरि ने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर से जो निकला वह था, स्वागत है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 30 के दशक के मध्य का एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था। वह कमिश्नर भाटिया था। क्या? प्रताप पीछे हट गया। लेकिन जो ज्यादा चौंकाने वाला था वह श्रीहरि की प्रतिक्रिया थी। तुम देर से आए, उसने लापरवाही से कहा। रुको, यह क्या है? आरवी भ्रमित थी। श्रीमान, इसका क्या मतलब है? भाटिया मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। श्रीहरि का परिचय करा दूं, यह हमारी टीम का हिस्सा है। हमारी टीम? पुलिस का मुखबिर, 20 साल से। तुरंत आरवी का सिर खाली हो गया। तो आप मेरी रक्षा कर रहे थे? यह सब सिर्फ एक नाटक था? श्रीहरि जैसे दिखने वाले उस आदमी ने ठंडेपन से कहा। तुम्हारे पिता को मारते समय मैंने भी उसकी मदद की थी। क्या? आरवी चिल्लाई। तो तुम लोगों ने मेरे पिता को मारा? ज्यादा सटीक रूप से, भाटिया ने लापरवाही से कहा। श्रीहरि ने यह सीधे किया। उसने ही जहरीला पेय दिया था। प्रताप डर से कांप रहा था। पागल, यह सब क्या है? आरवी ने उस आदमी को तीखी नजरों से देखा। क्यों? तुमने मेरे पिता को क्यों मारा? पैसे के लिए? उसने ठंडेपन से जवाब दिया। तुम्हारा पिता अपने कारोबार में बहुत ईमानदार था। वह हमारे लिए एक बाधा बन गया था। हमारा पुलिस और संगठन के बीच एक संयुक्त कारोबार है। तुम्हारा पिता उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, भाटिया ने समझाया। तो हमने उसे रास्ते से हटा दिया और अब तुम्हारी बारी है। आरवी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तो आज की छापेमारी भी सिर्फ तुम लोगों को यहां फंसाने का एक नाटक था। श्री प्रताप भी नहीं जानते थे, है ना? आरवी ने प्रताप को देखा। मैं सच में नहीं जानता, प्रताप ने कहा। इस कमीने ने मेरा भी इस्तेमाल किया। इस कमीने ने मेरा भी इस्तेमाल किया? भाटिया हंसा। सही है, तुम्हारा भी इस्तेमाल किया गया, माफ करना। उसी समय गोदाम के बाहर से कदमों की आवाज आई। कुछ लोग अंदर आए। बॉस, हम आ गए। जो अंदर आए वे आरवी के संगठन के शीर्ष अधिकारी थे। श्री वर्मा। आरवी हैरान थी। माफ करना बॉस, हमारे पास कोई और चारा नहीं था। तो तुम लोगों ने भी धोखा दिया? पैसा बहुत ज्यादा था, श्री वर्मा ने सिर झुकाते हुए कहा। उन्होंने हमें आपके पिता के जमाने से ही रिश्वत दी थी। आरवी ने एक निराश भाव दिखाया। जिन लोगों पर उसे भरोसा था वे सब धोखेबाज निकले। तो इतने समय से मैं अकेली थी। सही है। भाटिया ने एक पिस्तौल निकाली। अब इसे साफ सुथरे तरीके से खत्म करते हैं। लेकिन उसी समय प्रताप अचानक चिल्लाया, हे, 1 मिनट रुको, क्या तुम मुझे भी मारोगे? बेशक, कोई गवाह नहीं बचना चाहिए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगा, प्रताप ने तेजी से कहा। मुझे भी पैसे की जरूरत है। आरवी ने प्रताप को अविश्वास से देखा। तुम भी? माफ करना, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। भाटिया सोचता हुआ लगा। तुम काम आ सकते हो। अचानक गोदाम की छत से कुछ गिरा। क्रैक। घना धुआं उठने लगा। यह क्या है? मैं कुछ देख नहीं सकता। हंगामे के बीच कोई चिल्लाया, आरवी, यहां आओ। एक जानी पहचानी आवाज, लेकिन उस आदमी की नहीं जो पहले था। जब धुआं छंटा तो असली श्रीहरि वहां खड़े थे। तुम कौन हो? भाटिया चिल्लाया। जो आदमी पहले उसके साथ था वह कोई और था। मैं असली हरि हूं, उसने कहा। वह आदमी मेरा जुड़वां भाई है। उसे 20 साल पहले पुलिस ने रिश्वत दी थी। जुड़वां? आरवी हैरान थी। इसीलिए मैं तुम पर नजर रख रहा था। मुझे पता था कि मेरा भाई क्या करने वाला है। नकली हरि चिल्लाया। धत, पकड़े गए। भाई, यह सब बंद करो। तुमने एक दोस्त को धोखा दिया, अब उसकी बेटी को भी। चुप रहो। पैसे के सामने कोई दोस्त नहीं होता।
दोनों जुड़वां भाई आमने सामने थे, चेहरा एक जैसा लेकिन व्यक्तित्व बिल्कुल अलग। आरवी ने असली हरि से पूछा, आप सच में मेरे पिता के दोस्त हैं? हाँ, और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब भाटिया गोली चलाने वाला था, प्रताप अचानक उस पर झपट पड़ा। कमीने, तुम मुझे भी मारना चाहते थे? हाँ, धाया धाया गोलियों की आवाज गूंज उठी। जबकि प्रताप भाटिया से लड़ रहा था, असली हरि ने आरवी की रक्षा की और उसे पीछे धकेल दिया। आरवी, मेरे पीछे श्रीमान। लेकिन नकली हरि लोहे के पाइप के साथ पीछे से आया। भाई, रास्ते में मत आओ। उसने असली हरि के सिर पर मारा। असली हरि खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। श्रीमान, आरवी दौड़ने वाली थी, लेकिन श्री वर्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बॉस, खतरा है, छोड़ो। नहीं कर सकता मैडम, सब कुछ खत्म हो गया है। उसी समय प्रताप कंधे में गोली लगने से दीवार से सटकर खड़ा हो गया। उफ, दर्द हो रहा है। भाटिया पिस्तौल ताने हुए पास आया। अब सच में सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन उसी समय गोदाम के बाहर से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। ब्रूम। वह क्या है? सबने बाहर देखा। एक बड़ा ट्रक तेजी से आ रहा था, गोदाम की दीवार से टकरा गया। क्रैक। गोदाम का एक हिस्सा ढह गया जब ट्रक अंदर घुस आया। श्री वर्मा और दूसरे धोखेबाज चीखते हुए बच निकले। ट्रक से 20 के दशक के अंत का एक युवक उतरा। दीदी, आप ठीक हैं? दिव्यांशु। आरवी हैरान थी। वह उसका छोटा भाई दिव्यांशु था। माफ करना, मैं देर से आया, बहुत जाम था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? मैंने आपके फोन में जीपीएस लगाया था। भाटिया ने दिव्यांशु पर पिस्तौल तान दी। हे, तुम भी अपनी बहन के साथ मरोगे। लेकिन दिव्यांशु मुस्कुराया। आपको लगता है कि मैं अकेला आया हूं? उसी समय गोदाम के बाहर से कुछ लोग अंदर आए। सब सशस्त्र युवक थे। तो ये लोग हैं जो दीदी को परेशान कर रहे थे? दिव्यांशु ने पूछा। दिव्यांशु, खतरा है। मुझे पता है, वे पुलिस के साथ मिले हुए हैं। मैं सब कुछ जानता हूं। दिव्यांशु ने भाटिया को तीखी नजरों से देखा। कमिश्नर भाटिया, आप हमारे पिता की हत्या के मुख्य आरोपी हैं, है ना? तुम्हें कैसे? हम 3 साल से विदेश से इसकी जांच कर रहे थे। आरवी हैरान थी। 3 साल से? जब से दीदी भारत वापस आई हैं, मुझे लगा कि कुछ अजीब है। नकली हरि ने अपने लोहे के पाइप से धमकी दी। हे, तुम कितने भी लोग हो, यहां कोई फायदा नहीं। हम तुरंत दिव्यांशु के एक आदमी ने गोली चला दी। धायों। नकली हरि अपने पैर पकड़कर गिर पड़ा। आह, मेरा पैर। भाई। असली हरि उठने की कोशिश कर रहा था। श्रीमान, आप ठीक हैं? आरवी उसकी मदद करने के लिए दौड़ी। कोई बात नहीं, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। दिव्यांशु भाटिया के पास आया। कमिश्नर भाटिया, खेल खत्म हो गया है। क्या खेल? हमने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। हमारे पिता की हत्या से लेकर भाटिया का चेहरा पीला पड़ गया। क्या सबूत? आवाज की रिकॉर्डिंग, बैंक खातों के निशान, गवाहों के बयान, सब कुछ है। दिव्यांशु ने अपना फोन निकाला और हमने इसे सीबीआई को सौंप दिया है। क्या कहा तुमने? ओह, और हमने इसे मीडिया को भी भेज दिया है। कल सुबह यह मुख्य समाचार होगा। श्री वर्मा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। तो हम भी? बेशक, तुम सब जेल जाओगे। उसी समय बाहर से सायरन की आवाज आई। लेकिन इस बार पुलिस अलग है, हम सीबीआई से हैं। सब हाथ ऊपर। असली जांचकर्ता अंदर घुस आए। भाटिया ने एक निराश भाव दिखाया। धत। प्रताप खून बहने के बावजूद हंसा। हे, तुम मुझे भी मारना चाहते थे, है ना? लेकिन धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हुआ। क्या? मैं भी गवाही दूंगा। मैं वह सब कुछ बताऊंगा जो तुम लोगों ने किया। आरवी ने दिव्यांशु को कसकर गले लगा लिया। दिव्यांशु, धन्यवाद दीदी, अब आप सुरक्षित हैं। लेकिन असली हरि ने चिंता से कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। आपका क्या मतलब है? उनके पीछे और भी बड़े लोग हैं। भाटिया को बाहर घसीटते हुए वह चिल्लाया। सही है, हम सिर्फ प्यादे हैं। असली बॉस अभी भी बाहर है। असली बॉस? आरवी ने पूछा। सांसद ब्रिजेश सिंह, उसने ही सब कुछ करने का आदेश दिया था। घसीटे जाने के बावजूद भाटिया चिल्लाता रहा, तुम्हें ब्रिजेश सिंह को पकड़ना होगा, वह ही असली मास्टरमाइंड है। गोदाम शांत हो गया। आरवी अपने विचारों में डूब गई। ब्रिजेश सिंह, दीदी आप उसे जानती हैं? दिव्यांशु ने पूछा। वह पिताजी का करीबी दोस्त था, यह कैसे हो सकता है? असली हरि ने सिर हिलाया। असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। 3 दिन बाद आरवी के नए ऑफिस में। दीदी, मीडिया में हंगामा मचा हुआ है।
दिव्यांशु ने अखबारों का ढेर लगाते हुए कहा, पुलिस और गुंडों की मिलीभगत का घोटाला, सूर्य प्रताप की हत्या का सच सामने आया। बृजेश सिंह की क्या प्रतिक्रिया है? वह पूरी तरह से इनकार कर रहा है, कह रहा है कि उसे कुछ नहीं पता। उसी समय प्रताप हाथ में पट्टी बांधे हुए अंदर आया। बॉस, आपका कंधा कैसा है? बेहतर है। इस तरह की चोट हल्की है। प्रताप हंसते हुए बैठ गया। मजेदार है ना? किसने सोचा था कि मैं तुम्हारी टीम में होऊंगा? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आरवी मुस्कुराई, लेकिन वैसे प्रताप अचानक गंभीर हो गया। बृजेश सिंह, मुझे नहीं लगता कि उसे आसानी से पकड़ा जा सकेगा। क्यों? वह सांसद है, उसे छूट मिली हुई है। उसी समय श्रीहरि सिर पर पट्टी बांधे हुए अंदर आए। श्रीमान, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन एक बुरी खबर है। क्या है? बृजेश ने हरकत शुरू कर दी है। वह हमें रास्ते से हटाने के लिए नए पुलिस वालों को रिश्वत दे रहा है। इतनी जल्दी? दिव्यांशु हैरान था। हां, और श्रीहरि हिचकिचाए। मेरे भाई ने जेल में आत्महत्या कर ली। क्या? सब हैरान थे। कहते हैं आत्महत्या है, लेकिन कुछ अजीब है। लगता है कि निशान मिटाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। प्रताप ने मेज पर हाथ मारा। वह कमीना। उसी समय ऑफिस का दरवाजा खुला। माफ करना, अंदर 50 के दशक के मध्य का एक व्यक्ति आया, जिसके साथ 2 अंगरक्षक थे। आप कौन हैं? दिव्यांशु ने सतर्कता से पूछा। मैं बृजेश सिंह हूं। क्या? सब अचानक खड़े हो गए। बृजेश सिंह खुद आया था। बैठिए, मैं बात करने आया हूं। बात? आरवी ने ठंडेपन से कहा। मेरे पिता के हत्यारे से क्या बात करनी है? उस बारे में कुछ गलतफहमी है। बृजेश ने लापरवाही से कहा। गलतफहमी नहीं, बल्कि सोची समझी हत्या। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बृजेश हंसा। भाटिया ने सब कुछ कबूल कर लिया है। भाटिया? मेरा वह दोस्त मानसिक रूप से बीमार है। अदालत में उसका बयान मान्य नहीं होगा। प्रताप गुस्से में था। यह कमीना सच में। लेकिन बृजेश बिल्कुल भी घबराया नहीं था। श्री प्रताप, गुस्सा मत कीजिए। आपके लिए मेरे पास एक अच्छा प्रस्ताव है। क्या प्रस्ताव? मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। पागल, तुम्हारे लिए कौन काम करना चाहेगा? बृजेश ने आरवी को देखा। मिस आरवी, तुम्हारे बारे में क्या? अपने पिता का बदला भूल जाओ और शांति से जियो, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। भूल जाऊं? हाँ, वैसे भी तुम मुझे हरा नहीं सकती। तुम जानती हो मैं कौन हूं, है ना? बृजेश ने आत्मविश्वास से कहा। मैं एक सांसद हूं, एक राजनेता। तुम गुंडे लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। आरवी धीरे धीरे खड़ी हुई। आपने मुझे गुंडा कहा। आप गलत हैं। मैं हार्वर्ड से प्रबंधन में डॉक्टरेट की उपाधि के साथ स्नातक हूं और न्यूयॉर्क में एक निवेश कंपनी का प्रबंधन कर चुकी हूं। इसका मतलब है कि मैं आपसे कहीं ज्यादा होशियार हूं। बृजेश ने मजाक उड़ाया। सिर्फ होशियार होना काफी नहीं है, अगर तुम्हारे पास शक्ति न हो। शक्ति? आरवी मुस्कुराई। किसने कहा कि मेरे पास नहीं है? क्या? उसी समय दिव्यांशु ने अपना लैपटॉप खोला। माननीय सांसद, कृपया यह देखें। स्क्रीन पर स्टॉक लेन देन का इतिहास दिखाई दिया। यह क्या है? यह आपके स्वामित्व वाली कंपनियों के शेयर हैं, आरवी ने समझाया। पिछले 3 दिनों से हम सब कुछ खरीद रहे थे। क्या? बृजेश का चेहरा पीला पड़ गया। अब आपकी कंपनी का बहुमत शेयर धारक मैं हूं, यह नहीं हो सकता। इसके लिए कितने पैसे की जरूरत होगी? हमने विदेशी फंड का इस्तेमाल किया, जिसमें हमारे पिता द्वारा छोड़ी गई बचत भी शामिल है। प्रताप ने प्रशंसा में सिर हिलाया। तुम सच में महान हो। श्रीहरि भी हैरान लग रहे थे। बृजेश ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? साधारण, आरवी ने ठंडेपन से कहा। आत्मसमर्पण करो या दिवालिया हो जाओ। कल से मैं तुम्हारी सारी कंपनियां बंद कर दूंगी। बृजेश ने अपने अंगरक्षकों को देखा, लेकिन वे भी भ्रमित थे। आर्थिक हमले का मुकाबला शारीरिक शक्ति से नहीं किया जा सकता। धत। बृजेश बेबस होकर बैठ गया। आरवी ने एक आखिरी वाक्य जोड़ा। ओह, और माननीय सांसद, आपने मुझे गुंडा कहा था, है ना? गलत। मैं अब एक व्यवसायी हूं। व्यवसायी? बृजेश ने व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। ठीक है, तो फिर एक व्यवसायी के रूप में बातचीत करते हैं। बातचीत? मैं एक शर्त पर आत्मसमर्पण करूंगा। मैं अकेले जेल नहीं जाना चाहता। मैं बताऊंगा कि असली मास्टरमाइंड कौन है। प्रताप ने बीच में टोका। असली मास्टरमाइंड? तुमसे भी बड़ा कोई है? बेशक, मुझे भी सिर्फ आदेश मिलते थे। श्रीहरि ने शक से पूछा। कौन? एक उद्योगपति, बृजेश ने फुसफुसाया। कोई साधारण समूह नहीं, वे सबसे बड़े हैं। लेकिन मैं यहां बात नहीं कर सकता। हो सकता है यहां कोई सुनने वाला हो, आरवी ने सोचा। हम कहां मिल सकते हैं? मेरे विला पर अकेले आओ। अकेले? क्या यह खतरनाक नहीं होगा?
दिव्यांशु चिंतित था। कोई बात नहीं, मैं जीत चुकी हूं, आरवी ने आत्मविश्वास से कहा। पता दो। ब्रजेश ने अपने कार्ड पर पता लिखा। आज रात 10 बजे आना और किसी को मत बताना, वे लोग बहुत खतरनाक हैं। ब्रजेश के जाने के बाद सब चिंतित लग रहे थे। दीदी, क्या आप सच में अकेले जाएंगी? हाँ, मुझे पहेली का आखिरी टुकड़ा पूरा करना है। उस रात 10 बजे लोनावाला के एक शानदार विला में आरवी अकेले कार से उतरी। माफ करना, आरवी ने घंटी बजाई। अंदर आओ, ब्रजेश की आवाज सुनाई दी। अंदर। वह सोफे पर बैठकर पी रहा था। तुम आ गई, बैठो। सीधे मुद्दे पर आते हैं, असली मास्टरमाइंड कौन है? सब्र रखो, पहले कुछ पियो। ब्रजेश ने शराब डाली। मैं नहीं पीती। आह, माफ करना, तुम्हारे पिता की याद आ गई। हाँ, आरवी का भाव सख्त हो गया। उस बारे में बात मत करो। ठीक है, सीधे मुद्दे पर। ब्रजेश ने फोन निकाला। एक मीटिंग रूम की तस्वीर दिखाई जिसमें कुछ अधेड़ उम्र के पुरुष थे। तुम इन्हें जानती हो? नहीं, उद्योगपतियों के बॉस। लेकिन जो अजीब है, ब्रजेश ने अगली तस्वीर दिखाई। तुम्हारे पिता भी यहां हैं क्या? आरवी हैरान थी। तस्वीर में सच में उसके पिता थे। मेरे पिता वहां क्यों हैं? तुम्हारे पिता उनके साथ काम करते थे, गंदे कामों के लिए संगठन का इस्तेमाल करते थे। झूठ। यह झूठ नहीं है। जानना चाहती हो कि तुम्हारे पिता को क्यों मारा गया? पैसे के लिए नहीं, बल्कि धोखे के लिए। तुम्हारे पिता ने उन्हें धोखा दिया, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया। ब्रजेश ने आखिरी तस्वीर दिखाई। उसके पिता एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे थे। यह क्या है? एक गुप्त अनुबंध। राजनेताओं और व्यापारियों के गंदे मामलों को निपटाने के लिए संगठन का उपयोग करना। लेकिन लगता है कि आखिर में उसका जमीर जाग गया। उसने कहा कि वह छोड़ना चाहता है। ब्रजेश ने अपना पेय पिया, इसलिए उसे मार दिया गया। मुझे भी सिर्फ उनके द्वारा आदेश दिया गया था। तस्वीर में वे लोग कौन हैं? आरवी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनके नाम बताओ। नहीं बता सकता, बहुत खतरनाक है। बताओ, आरवी चिल्लाई। उसी समय बाहर से कार की आवाज आई, बहुत सारी। ब्रजेश खिड़की की ओर भागा। धत, वे आ गए। उन्हें पता चल गया कि हम मिल रहे हैं। 5 काली सेडान कारों ने विला को घेर लिया। सूट पहने हुए लोग नीचे उतरे। क्या कोई पिछला दरवाजा है? आरवी ने पूछा। बहुत देर हो चुकी है, वे कभी गवाह नहीं छोड़ते। विला का दरवाजा खुला। 60 के दशक का एक प्रभावशाली व्यक्ति अंदर आया। ब्रजेश, तुम क्या कर रहे हो? श्रीमान निदेशक, ब्रजेश ने कांपते हुए कहा। निदेशक? आरवी ने पूछा। परिचय करा दूं, ये हैं श्रीवर्धन, महाशक्ति समूह के मुख्य कार्यकारी निदेशक, भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी। श्रीवर्धन ने आरवी को देखा। और तुम जरूर आरवी सिंह हो, बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखती हो। तो आपने मेरे पिता को मारा? सही है, मैंने ही आदेश दिया था, श्रीवर्धन ने लापरवाही से कहा। क्यों? व्यापार के लिए? तुम्हारा पिता एक बाधा बन गया था? व्यापार? आरवी गुस्से से कांपते हुए बोली। हां, एक बहुत बड़ा व्यापार। श्रीवर्धन ने बैठकर एक नक्शा फैलाते हुए कहा। मुंबई का पुनर्निर्माण, हम इन सभी क्षेत्रों का विकास करेंगे। लेकिन समस्या यह है कि मूल निवासी हटना नहीं चाहते। यही हमें संगठन की शक्ति की जरूरत है। तो आपने मेरे पिता को आदेश दिया कि सही है, धमकाएं, नुकसान पहुंचाएं। राजनीति, पुलिस और गुंडों के बीच एक उत्तम प्रणाली। आरवी ने सिर हिलाया। मेरे पिता इससे सहमत नहीं हो सकते। शुरू में वह सहमत था, पैसा बड़ा था, लेकिन आखिर में उसने धोखा दिया। उसका जमीर जाग गया। श्रीवर्धन हंसा। तो आपने उसे मार दिया? जरूरी था, परियोजना का मूल्य खरबों रुपये है। एक व्यक्ति की जान उससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आरवी कांप रही थी। तुम इंसान नहीं हो। इंसान? हा हा, पैसा ही शक्ति है और शक्ति ही सच है। यही हकीकत है। अचानक ब्रजेश चिल्लाया। श्रीमान निदेशक, मुझे जाने दीजिए, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है। ब्रजेश, तुम बहुत कुछ जानते हो और तुम्हारा मुंह बंद नहीं रहता। तुम्हें छोड़ा नहीं जा सकता। श्रीवर्धन ने अपने अंगरक्षकों को इशारा किया। पिस्तौल निकाली गई। नहीं। धायों। ब्रजेश गिर गया। श्रीमान ब्रजेश, आरवी चिल्लाई। अब तुम्हारी बारी है, श्रीवर्धन ने कहा। कोई आखिरी शब्द? हैं? आरवी ने ठंडेपन से जवाब दिया। तुम खत्म हो चुके हो। क्या? यह बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। आरवी ने अपने हार को छुआ, जहां एक छिपा हुआ रिकॉर्डर था। और आपको लगता है कि मैं अकेले आई हूं? बाहर से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई, एक हेलीकॉप्टर की आवाज। वह क्या है? श्रीवर्धन खिड़की की ओर भागा। 3 पुलिस हेलीकॉप्टर विला के ऊपर उड़ रहे थे। अंदर जो भी हैं,
हाथ ऊपर करके बाहर आओ। विला का दरवाजा तोड़ा गया। पूरी तरह से सशस्त्र विशेष बल अंदर घुस आया। हिलो मत। श्रीवर्धन को विश्वास नहीं हुआ। यह कैसे हो सकता है? बलों के बीच से जाने पहचाने चेहरे उभरे। दिव्यांशु, प्रताप और श्रीहरि। दीदी, आप ठीक हैं? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे हार में जीपीएस? प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें लगा कि हम तुम्हें अकेले जाने देंगे? श्रीहरि ने श्रीवर्धन को देखा। श्रीवर्धन, आखिरकार तुम पकड़े गए। तुम लोग कौन हो? हम सीबीआई की विशेष टीम हैं। श्रीवर्धन, आपको हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। जब श्रीवर्धन को हथकड़ी लगाई जा रही थी, आरवी ने ब्रिजेश को देखा जो अभी भी सांस ले रहा था। श्रीमान ब्रिजेश, आप ठीक हैं? आरवी, माफ करना, आराम कीजिए। ब्रिजेश को मेडिकल टीम ले गई। आरवी ने तारों भरे रात के आसमान को देखा। पिताजी, अब आप शांति से रह सकते हैं। 3 महीने बाद मुंबई की एक सत्र अदालत में अभियुक्त श्रीवर्धन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। न्यायाधीश के हथौड़े की गूंज हुई। दर्शक दीर्घा में बैठी आरवी ने राहत की सांस ली। आखिरकार खत्म हुआ। दीदी, दिव्यांशु ने कहा। हाँ पिताजी, आखिरकार शांति से रह सकते हैं। बाहर प्रताप इंतजार कर रहा था। बॉस, गवाही देने के लिए भी धन्यवाद। श्री प्रताप, बेशक, मैं भी उस कमीने की वजह से लगभग मर गया था। श्रीहरि भी आए। आरवी, अब सच में सब कुछ खत्म हो गया है। हाँ श्रीमान, सब कुछ के लिए धन्यवाद। तो अब तुम्हारी क्या योजना है? संगठन का क्या होगा? आरवी ने एक पल सोचा। मैं संगठन को भंग कर दूंगी। भंग कर दोगी? प्रताप हैरान था। हाँ, मैं अब कुछ और करना चाहती हूं, एक ईमानदार व्यवसाय। आरवी मुस्कुराई। मैं कमजोरों की रक्षा के लिए एक सामाजिक संस्था स्थापित करूंगी। अच्छा विचार है दीदी, दिव्यांशु ने कहा। श्री प्रताप, आरवी ने बुलाया। क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे? मैं? क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप बदल सकते हैं। एक नई जिंदगी शुरू करो। प्रताप ने एक पल सोचा, फिर आरवी का हाथ थाम लिया। ठीक है, कोशिश करते हैं। मैं, श्रीहरि ने कहा। मैं बिना काम के ऊब गया हूं। 1 साल बाद सिंह सामाजिक संस्था के कार्यालय में। दीदी, आज फिर से एक दान आया है। एक अज्ञात दानदाता से 50 लाख। दिव्यांशु ने खुशी से कहा। आरवी ने खिड़की से बाहर देखा। बगीचे में बच्चे खेल रहे थे। सामुदायिक रसोई में बुजुर्ग गर्म भोजन का आनंद ले रहे थे। बॉस, प्रताप अंदर आया। अब वह साफ सुथरी शर्ट में था। आज 50 नए परामर्श के मामले हैं। ज्यादातर घरेलू हिंसा और स्कूल में बदमाशी के शिकार हैं। हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है। यह इसलिए है क्योंकि आप अच्छी तरह से नेतृत्व कर रहे हैं। आरवी ने प्रशंसा की। उसी समय श्रीहरि कॉफी लेकर आए। आरवी, आज एक खास मेहमान आने वाले हैं। कौन? राज। कार्यालय का दरवाजा खुला। एक सूट पहना हुआ व्यक्ति अंदर आया। नमस्ते, मैं यूसुफ हूं, सीबीआई से। सीबीआई? क्या? मैं श्रीमती आरवी से मदद मांगने आया हूं। श्रीवर्धन के मामले के बाद कई ऐसे ही मामले सामने आए हैं, लेकिन पीड़ित रिपोर्ट करने से डरते हैं। हमें उनके लिए एक पुल बनने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। आरवी ने दिए गए दस्तावेजों को देखा। ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हम अपनी तरह से उनकी मदद करेंगे, उन लोगों को प्राथमिकता देते हुए जिन्हें वास्तव में मदद की जरूरत है। बेशक। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आरवी खड़ी होकर बोली। एक नई लड़ाई। 10 साल बाद संस्था की 10वीं वर्षगांठ के जश्न में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। आरवी मंच पर चढ़ी। नमस्ते, मैं कभी एक ऐसी व्यक्ति थी जो सिर्फ बदला लेने के बारे में सोचती थी, लेकिन अब मैं जानती हूं कि असली ताकत तब होती है जब हम दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट हुई। उन सभी को धन्यवाद जो हमारे साथ रहे हैं, और मेरे स्वर्ग में बसे पिता को धन्यवाद जिन्होंने मुझे जीवन का असली अर्थ सिखाया। श्रीहरि, जो अब 70 के दशक के थे, मंच पर चढ़े। और अब एक महत्वपूर्ण घोषणा है। श्रीमती आरवी सिंह अगले साल विधायी चुनावों में चुनाव लड़ेंगी। तालियों की गड़गड़ाहट फिर से हुई। आरवी हैरान थी। श्रीमान, यह हमने उनका नामांकन करा दिया है, प्रताप ने मंच के नीचे से मुस्कुराते हुए कहा। क्या वादा है? एक दर्शक ने चिल्लाकर पूछा। आरवी मुस्कुराई और जोर से बोली, साधारण है। ताकतवर को कमजोर की रक्षा करनी चाहिए, और असली ताकत दबाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को उठाने के लिए होती है। जोरदार तालियां बजीं।
मंच के पीछे से सीबीआई के यूसुफा उभरे। उन्होंने एक पट्टिका सौंपी। यह आपके लिए भारत न्याय पुरस्कार है। आरवी ने पट्टिका स्वीकार की और कहा, याद रखना, कभी भी किसी को उसके बाहरी रूप से मत आंकना, और असली ताकत तब होती है जब हम एक दूसरे की मदद करते हुए जीते हैं। ऊपर से रंगीन कागज बरसने लगे। आरवी ने आसमान को देखा और फुसफुसाई, पिताजी, मैं एक गर्वित बेटी बन गई हूं, है ना? एक हल्की हवा उसके बालों को सहला गई।